नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका फ्लाई ड्रीम के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, फ्लाई ड्रीम इस वर्ष मना रहा है अपनी चतुर्थ वर्षगांठ का और इस महीने ही फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। तो इस अ, वर्षगांठ के मौके पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने तमाम लेखकों से और उनसे जान रहे हैं उनके क्या अनुभव रहे हैं, कैसा जो 4 साल का समय बीता वो उनका कैसा रहा। और इसके साथ आज हम इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं फ्लाई ड्रीम के कुछ लेखकों से और जानेंगे कि फ्लाई ड्रीम में कौन-कौन सी फ्लेवर हैं, कौन-कौन सी विधाओं को फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन प्रकाशित करता है और कौन-कौन सी विधाओं पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप सभी का सर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लेंगे तो थोड़ा आवाज ज्यादा अच्छे से पाठकों तक और दर्शकों तक पहुंचेगी। तो सबसे हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनमें सबसे वरिष्ठ साहित्यकार मनमोहन भाटिया जी हैं। तो सर मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज के सेशन, आज के सत्र की जो शुरुआत हो आपसे हो। सर आप बहुत पहले से फ्लाई ड्रीम के साथ जुड़े हैं और फ्लाई ड्रीम से जुड़ने से पहले भी आपकी कई सारी किताबें पाठकों के बीच में थी, कई सारी किताबें पाठकों के बीच में आ रही थी। तो ऐसे में जब आप फ्लाई ड्रीम के साथ जुड़ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, कितना विश्वास था फ्लाई ड्रीम के ऊपर? और फिर उसके बाद जो 4 साल का ये सफर रहा जो आपने पूरा आप फ्लाई ड्रीम के साथ तय कर रहे हैं, तो ये सफर कैसा रहा आपका? फ्लाई ड्रीम से मैं 2018 में जुड़ा था जब उनकी स्थापना हुई थी। तो एक दिन उनका मेल आया तो फिर मैंने फोन पे बात हुई उसके बाद। तो शुरुआत में और अभी भी उनका जो मेन फोकस था कि हॉरर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी और मतलब चाइल्ड लिटरेचर, मतलब बच्चों का साहित्य, बाल साहित्य पे उनका फोकस ज्यादा था। तो मुझे खुशी है कि आज भी उनका फोकस इस पे है। वो अपने जो जिस एम से उन्होंने स्थापना की थी वो बड़ी शिद्दत के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं। और मेरी पहली किताब भूतिया हवेली एक हॉरर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो 2018 में ही उन्होंने रिलीज किया था। सफर मेरा अच्छा रहा फ्लाई ड्रीम के साथ। उसके बाद किताबें आई, कहानी संग्रह आया, रिश्तों की छतरी, उपन्यास कुछ नहीं, नैन ग्रह, अदृश्यम। तो धीरे धीरे अभी एक दो किताबें और भी हैं जो उनके मतलब कंसिडरेशन में हैं। तो उनका नया वेंचर था। हालांकि मेरी कोई किताब फ्लाई ड्रीम से पहले नहीं आई थी। मैं बेसिकली, मेरी जो कहानियां हैं वो दिल्ली प्रेस की मैगजीन्स में छपती थी। और एक किताब राजकमल की कहानी संग्रह थी, उसके अंदर मेरी एक कहानी आई थी, बड़ी दादी। और उस मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वो कहानी संग्रह में मुंशी प्रेमचंद, कांता प्रसाद और कृष्णा सोबती जैसे दिग्गज लेखकों के साथ मेरी एक कहानी छपी थी। किताब मेरी पहली फ्लाई ड्रीम से ही आई थी। उसके बाद सिलसिला चलता गया फ्लाई ड्रीम के साथ। जयंत और मिथिलेश का मतलब साथ अच्छा रहा, मतलब अच्छी तरीके से बात होती है उनसे। हालांकि मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन जब भी बात होती है, अक्सर फोन पे बात होती है, तो बड़ी आत्मीयता से बात होती है, अपने पॉइंट समझाते हैं। कुछ किताबों पे डिस्कशन भी होता है कि भाई इनको अगर मॉडिफाई करना है या एडिटिंग करनी है तो कैसे करनी है। उनका कहने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मुझे नहीं लगता कि हमारा और उनका एज डिफरेंस में है, जरूर है कि वो काफी यंग हैं, मेरे लड़के की उम्र के हैं, लेकिन बातचीत हम एक दोस्तों की तरह करते हैं, जो कि मैं ख्याल से बहुत जरूरी है। जब लेखक और प्रकाशक दोस्त बन के बात करते हैं तो उसका जो आउटपुट है, कहानी, किताब अच्छी बनती है। एक मैं किस्सा बताता हूँ आपको बड़ा अच्छा फनी सा है। 2018 में किताब आ गई थी, लेकिन मैं जैंत से 2019 में पर्सनली मिला था। 2019 दिल्ली बुक फेयर में, हालांकि उन्होंने स्टॉक 2020 में लगाया था, 2019 में वो आए थे।
मिथिलेश और जयंत जी। तो उन्होंने कहा भी दिल्ली में रहते हो, मिल लेते हैं। तो वहां पर मैं मिलने गया उनसे। अब मैं उनको खोज रहा हूँ। उनका उसका एक रीजन था कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप डीपी दाढ़ी वाली लगा रखी थी उनकी, पहले वो दाढ़ी रखते होंगे शायद। अब मैं सोच रहा हूँ कोई आदमी है दाढ़ी वाला होगा, और वहां पे वो क्लीन शेव निकले, उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने नहीं पहचाना उनको कि वो एकदम क्लीन शेव थे। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी बातें हुई। और उस मुलाकात के बाद धीरे धीरे हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे बनते गए। बड़ी अच्छा रोचक किस्सा आपने सुनाया कि इस तरीके से आपकी भेंट हुई और मुलाकात हुई। मैं देव प्रसाद जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी 4 किताबें हॉरर में हैं, जो कि फ्लाइट इन पब्लिकेशन से ही आई हैं। तो इसके बाद अब आप किस नई थीम पर काम कर रहे हैं, और किस विषय पे, कौन सी विधा जो आपकी है, अब कौन सी विधा पे ही काम कर रहे हैं? कि आप हॉरर पे ही काम कर रहे हैं, या कोई आप नई विधा पर काम करके फ्लाइट से आपकी किताब आने वाली है, और कब तक आपकी नई किताब पाठकों के बीच में होगी? सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा मनमोहन सर और नम्रता मैम जी का, और अनमोल जी आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। तो आप जो आपने पूछा क्वेश्चन कि आने वाली किताबों के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि 4 किताबें मेरी हॉरर विधा में आ चुकी हैं, और 5वीं भी हॉरर ही है। तो लेकिन ये वाला हॉरर कुछ अलग होगा, मतलब इसमें आपको एडवेंचर मिलेगा, फैंटेसी मिलेगा, एक्शन मिलेगा, हॉरर, इसके साथ साथ हॉरर और थ्रिलर का भी तड़का मिलेगा। आप ये वन लाइनर में कहें तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अब तक की मेरी सबसे बेस्ट स्टोरी, ये मेरी इतनी फेवरेट स्टोरी है कि मैं हर हफ्ते मतलब एक चैप्टर जरूर पढ़ता हूँ अभी भी, मतलब। और इसका टाइटल भी मैं बता देता हूँ, इसका टाइटल होगा रहस्यमयी सफर। तो बहुत जल्द मतलब मिलने वाली है पढ़ने को पाठकों को। हम तकरीबन 1 महीना लगने वाला है, अभी कुछ दिनों बाद ही प्रिंट में जाने वाली है। कल ही मुझे मतलब प्रकाशक महोदय का फोन आया था, उन्होंने बताया। आवाज नमता आ जी, रही मैं है? आपको, जी जी, दीप प्रसाद जी आप कुछ कह रहे थे। तो वही मैं बता रहा था कि अब तक की मेरी मतलब खुद की फेवरेट स्टोरी है, मतलब अभी तक मैंने जो 4 लिखी है उसको तो मैंने पीछे छोड़ दिया। अब जो मैंने जी। ये कहानी लिखी है तो खुद की फेवरेट स्टोरी, मतलब यूँ लगा लीजिए कि मैं अभी भी उसका कोई ना कोई चैप्टर निकाल के पढ़ता रहता हूँ, मतलब। तो बात करें स्टोरी की, तो जो शुरुआत से जो स्टोरी की पकड़ है और अंत तक, मतलब बहुत कुछ है उस स्टोरी में। आप उसको मतलब पढ़कर कहेंगे कि हाँ, जो मेरी रियल स्टोरी मतलब इतने सालों से वेट कर रहा था कि कब प्रकाशित होगी, तो अब आने वाली है। बस 1 महीने का और वक्त लगेगा। तो जल्दी हम लोगों के बीच में आपकी नवीनतम किताब होगी, और हम लोग उस किताब को पढ़ के रोमांचित होंगे, और नई सफर पर निकल जाएंगे। कभी डरेंगे उसमें, कभी रोमांचित होंगे, और अलग अलग अपने दिमाग में उसकी अनुभूतियां बनाएंगे। नौतन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि आज हमारा विषय है कि विभिन्न विभिन्न विधाओं पर हम बात कर रहे हैं, जो फ्राइडे से ही प्रकाशित होती हैं या अन्य तरीके से, तो आपको जी जी। सबसे ज्यादा कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं जो आपको पढ़ना पसंद है, और कौन सी ऐसी विधाएं हैं जिन पर आप भविष्य में काम करेंगे? मुझे तो सर सारी हर तरह की विधाएं पढ़ना पसंद है और लिखना भी पसंद है। जैसे मनमोहन सर के साइंस फिक्शन जो लिखा है, हॉरर भी लिखा है, वो भी बहुत पसंद है मुझे। जी। और एडवेंचर जो तिलिस्मी खजाना, और इन जो मतलब जितनी फायर ड्रीम की सारी विधाएं, लगभग सब सारी विधाएं पसंद भी है और अच्छी लगती है मुझे। और मुझे हर विधा में लिखना भी बहुत पसंद है। जैसे पहली मेरी प्रेम कहानी थी, दूसरी पौराणिक है, और आगे चल के मतलब एक तरह से हास्य विधा समझ लीजिए वो जो नेक्स्ट है। जी। तो नई नई विधाएं मतलब एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है मुझे था, और डिफरेंट। तो मैम, आपकी किताब लगभग कब तक पाठकों के बीच में होगी? जो आपने बताया कि हास्य पे आपकी किताब आ रही है, तो लगभग कब तक वो हम पाठकों के बीच में होगी? अभी तो एडिटिंग चल रही है, अब इसके बाद भेजूंगी। जैन सर, मिश्रेश सर को पसंद आ जाए, बस फिर आगे उन्हीं को करना है। जो बाकी फाइनल तो वही करते हैं, पसंद आए उनको फिर आगे काम होगा।
जी देव प्रसाद जी, एक बड़ा प्रसंग आता है जब आप हॉरर लिख रहे होते हैं, हॉरर पढ़ रहे होते हैं, तो हॉरर की जब बात आती है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हो जाता है या बड़ा विषय बनता है, वो होता है निगेटिव समीक्षाएं, निगेटिव रिव्यू। तो व्यक्ति कई सारे ऐसे हो जाते हैं कि जो नेगेटिव रिव्यू मैं देखता हूँ दो तरीके से व्यक्ति करते हैं। एक तो आते हैं और अपनी भड़ास गालियां निकाल के चले जाते हैं, दूसरे कुछ अलग तरीके से नेगेटिव रिव्यू करते हैं। तो इन सब नेगेटिव रिव्यूज को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। मैं एक, एक मजेदार वाक्य सुनाता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, उनका नाम भी लेना चाहूंगा मैं। अभिनव पुनिया करके हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने पहली बार मेरी किताबें मंगाई। तो तकरीबन वो थी, तो मेरी पहली नोवेला थी तो सॉरी, चुड़ैलों वाली घाटी। वो तकरीबन 50 पेज की थी। तो उन्होंने वो पढ़ी और मुझे उसी रात मैसेज किया। उन्होंने क्या क्या बकवास कहानी लिख रखे तुमने। मैंने कहा ठीक है। मैंने मैंने मतलब अच्छा से मैंने कहा ठीक है, अगर नेगेटिव रिव्यू बता रहे हैं तो मैंने कहा बताइए इसके बारे में खुल के, आपको जो जो नेगेटिव पॉइंट्स लगे मैं जानना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने 5 पेज ही पढ़ा है, मैं पूरी कहानी समझ गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको मैं 1 घंटे टाइम देता हूँ, आप पूरी पढ़ो फिर कॉल करना। तो तकरीबन उन्होंने रात को 2 बजे कॉल किया। मुझे काफ़ी बेताबी थी। मैंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने बताया कि मुझे तो पूरी की पूरी कहानी बेकार लगी, मेरे पैसे डूब गए ये वो। तो मैंने कहा क्या इसमें हॉरर है स्टोरी, तो इसमें क्या कमी लगी आपको ये बताइए। तो कमियां वो बता नहीं रहे हैं उनको, मतलब अपनी पैसों का वैसा हो रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई आपने कभी कोई नॉवेल पढ़ी है? तो उनका जवाब आया कि नहीं, मैंने मतलब बात घुमाने लगे। मैंने कहा लव स्टोरी पढ़ी हो या कोई दूसरी नॉवल पढ़ी हो आपने लाइफ में, या कोई स्टोरी पढ़ी हो आज से पहले? उन्होंने उनका जवाब था ना। तो फिर मैंने उनका, जब आपने आज तक कोई स्टोरी पढ़ी नहीं है, ना ही आपने कोई नॉवल पढ़ी है, तो आप इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, आपका ये हक नहीं बनता है। हाँ, यदि आपने इससे पहले कोई नॉवेल्स पढ़ी हो हॉरर में किसी की, और कंपेयर कर सकते हैं आप। जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप कैसे ऐसे समीक्षा दे सकते हैं? तो मैंने उनको ढंग से समझाया था। हाँ, अब बात करें पॉजिटिव लेने के लिए, तो जैसे मैं और मित्रगण हैं, काफी प्रकाशक है हमारे जैन भाई हैं। तो क्या होता है कि एक बार जब हम फाइल भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक बार एडिटिंग और फाइनल फिर फाइल रेडी होगी। कम से कम हमारे पास 5 से 6 बार वापस आती है फाइल, कुछ ना कुछ वो बताते रहते हैं कि ये बदलाव करना ज्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से वो मेंशन करके भेजते हैं। उसे मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो एडिटिंग एडिटर है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या हमें सुधार करने की जरूरत है जो हमारी कहानी को और निखार सकता है। तो इस तरीके से मतलब जो आपको सिखा रहे हैं साथ साथ, और कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए लेखक को, और आगे बढ़ते रहना चाहिए पॉजिटिव वे में लेके। तो आपने एक विशेष सलाह हमारे जो नए दर्शक या नए पाठक देख रहे हैं उनके लिए दी है कि हमें नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेना है और उससे कुछ ना कुछ सीखना है। मनमोहन जी, बिल्कुल। कई बार जब व्यक्ति लिख रहा होता है, लंबी समय से लिख रहा होता है, तो या साहित्यकार होता है, तो एक बात उठती है कि साहित्यिक सफलता क्या है? क्या एक किताब छप जाना साहित्यिक सफलता है, या एक किताब का चर्चित हो जाना साहित्यिक सफलता है? तो आपकी नजर में साहित्यिक सफलता क्या है? एक पाठक की साहित्यिक सफलता आपकी नजर में? एक सफलता में देखिए, एक तो कहानी का छपना, किताब का, और लोगों को पसंद आना, थोड़ी चर्चा होना, तभी अगर नाम देखिए अगर लेखक का होता है तब मैं मानता हूँ कि साहित्यिक सफलता है। चाहे उसने ज्यादा किताबें लिखी हो या कम लिखी हुई हो, अगर आप कहीं जाएं और आपको पहचान जाए कि भाई आप भी साहित्य लिखते हैं, तो मैं उसे सफलता मानता हूँ। सबसे बड़ी तो यह है कि आपको एक नॉलेज करे कोई पाठक या दूसरा राइटर कि भाई आप लिखते हो। अब हर विधा में मैं लिखता हूँ, तो लघु कथा से लेकर उपन्यास तक मैंने सब चीज लिखी है। जब भी कभी लघु कथा गोष्ठी के अंदर मुझे कभी कभी जाने का अवसर मिल जाता है, अगर कोई बुलाता है, तो वहां पे अच्छा लगता है जब वो भाई पहचान जाते हैं भाई हाँ ये भी लिखता है। तो वो मुझे खुशी होती है कि अगर कोई मिल जाता है, जैसे कि आप हैं, देवेंद्र भाई हैं, वो कहे भी ये मनमोहन भाटिया लिखने वाला है, ये लिखता है, मैं उसे सफलता मानता हूँ। जी,
आपने बहुत अच्छे तरीके से सर बताया किस तरीके से व्यक्ति साहित्यिक सफलता को ले सकता है। जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो कुछ सवाल हमारे लेखकों से या कोई बात जो उनके मन में है जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उनके जवाबों को जरूर आज अपने सेशन में पूछने की कोशिश करेंगे। नम्रता जी, मैं आपकी तरफ आऊं और तो उससे पहले दूसरा सवाल पूछूं, उससे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक बात जानना चाहूंगा कि जी जैसे कि मुझे पता चला, जैन जी ने बताया कि आप राइटिंग के पब्लिकेशंस के जो और लेखक हैं उन्हें बहुत पढ़ती हैं। आप सभी पब्लिकेशन जिसकी भी किताबें आती हैं उन किताबों को मंगा के तुरंत पढ़ती हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। तो फ्लाइटिंग पब्लिकेशन के ऐसे कौन से लेखक हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? सर, एक का नाम लेना तो मुश्किल है, सभी अपनी अपनी विधा में इतना अच्छा लिखते हैं, तो बता तो नहीं सकती हूँ कौन। अभी तो दो इतने अच्छे लेखक बैठे हुए हैं सामने, उन्हीं की पहली किताबी तो इन्हीं की पढ़ी हुई थी, खौफ देवेन। इनसे तो देवेंद्र जी से मुलाकात भी हो चुकी है बुक फेयर में 2020 में। इनके ऑटोग्राफ्स के मतलब बुक्स भी ऑटोग्राफ लेके मैंने लिया था। मनमोहन सर से मुलाकात नहीं हो पाई, पर इनकी बुक्स काफ़ी पढ़ी हुई है, इन्होंने मुझे अपनी बुक्स भेजी भी हैं। तो और नृपेंद्र जी, शोभा मैम, मतलब कई सारे राइटर्स की इतनी डिफरेंट विधाओं में मतलब लिखते हैं, अलग अलग विधाओं में, इतना अच्छा कि कहना मुश्किल है कौन सबसे अच्छा लेखक है और मतलब किसकी किताब सबसे अच्छी है, तो सर बता नहीं सकती हूँ मैं। सभी के मुझे बहुत पसंद है, और अभी कुछ राइटर्स जो नए हैं अभी पढ़ना बाकी है, तो पढ़ूंगी, थोड़ा टाइम का इशू है। तो सर सारे अच्छे लिखते हैं। अब तो बुक फेयर का वेट है कि बुक फेयर आए, फिर सबसे मुलाकात हो, सबके ऑटोग्राफ लेके, सबके बुक लेके ऑटोग्राफ लेके पढ़ूं मैं, ये मतलब इच्छा है मेरी। देवेंद्र जी, एक बड़ी बहस चलती है कि हम लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, मनमोहन जी भी लिख रहे हैं, नम्रता जी भी लिख रही हैं, और भी अन्य लोग लिख रहे हैं, और सभी लोग हॉरर लिख रहे हैं। अब ऐसे में अपने हॉरर को दूसरों के हॉरर से अलग कैसे बनाया जाए कि पाठक उसे पसंद करे? तो इसके लिए कुछ आपकी तरफ से सुझाव, या आप किस तरीके से अपने हॉरर को अन्य लोगों से अलग बनाते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मान लीजिए हम 4 लेखक हैं, तो 4 लेखक हॉरर लिख रहे हैं, तो हर किसी का अपना लिखने का अलग-अलग तरीका और रिसर्च का अपना-अपना तरीका होता है। तो मेरा क्या है कि मैं मोस्टली स्टोरी जो हॉरर स्टोरी होती है, वो रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड लिखता हूँ। तो मैं खुद उस जगह पर खुद जाता हूँ और वहाँ रहता हूँ और उन लोगों से मिलता हूँ, जिनके साथ वो घटनाएँ घटित हुई हैं। यही नहीं, उस गाँव का इतिहास भी मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि उस इतिहास से कुछ संबंध रहा है क्या उस घटना का। तो उस घटना को जोड़ते हुए फिर मैं यात्रा वृत्तांत का फ्लेवर देता हूँ, ताकि कहानी को कुछ अलग अलग दिशा में ले जाऊँ। मतलब हर किसी के, जैसा मैंने बताया, लिखने की अलग-अलग स्थिति होती है, तो मैं इस तरीके से लिखना पसंद करता हूँ। और साथ ही साथ यदि वो घटनाएँ इतिहास से जुड़ी हों, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, मित्रों की हेल्प ले सकती हैं। तो जितना ज़्यादा आप उस स्टोरी में घुसेंगे, उतना ज़्यादा वो कहानी निखार के आएगी। और मैं साथ-साथ दूसरी ऑथर से भी हॉरर स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूँ। तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्या है कि पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जो आपके स्टोरी के लिए लाभदायक होते हैं। तो मनमोहन जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप अनेक विधाओं पर लिखते हैं। आपने साइंस फिक्शन पे लिखा, आप सामाजिक कहानियां लिखते हैं, आप उपन्यास भी लिखते हैं, आप हॉरर उपन्यास लिखते हैं, आप प्रेम पर लिखते हैं, आप अनेक विधाओं पर, जैसा मैंने पढ़ा और देखा कि आपकी कई सारी विधाओं पर किताबें हैं। तो इन सब विधाओं में आपकी सबसे प्रिय विधा कौन सी है, और आगे वाले समय में कौन सी विधा जो है उन पे आप लिखेंगे? मुझे सारी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि मैं पढ़ता भी हर विधा के अंदर हूँ। मैं माइथोलॉजी से लेकर हास्य व्यंग, हॉरर, फैंटेसी, प्रेम, सामाजिक, मैं सब में पढ़ता हूँ। और इस वजह से आप कहें कि अपनी कहानियों का जो चयन करता हूँ मैं, विषय वस्तु चयन जो करता हूँ, वो जीवन के इंद्रधनुषी रंगों से करता हूँ। मैं अपने आसपास देखता हूँ और जो पढ़ता हूँ समझता हूँ, तो वहां से मैं पात्रों को चुनता हूँ। तो जो भी लिखने के समय मुझे ज्यादा स्ट्राइक करता है, दिमाग में आ गया कि, तो उस विधा पे कलम चल जाती है कि भाई हॉरर लिखना है, और फैंटेसी भी होती है, प्रेम, सामाजिक,
और मेलोड्रामा, हर जो मैं, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस जब हम लेते हैं जीवन से, तो पात्रों का चयन जो है, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, मैं उन पे लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। और हर विधा मुझे पसंद है, हॉरर भी पसंद है और फैंटेसी भी पसंद है, सामाजिक, प्रेम, सब पसंद है मुझे। और हास्य व्यंग पे भी मैंने एक लिखी है, और वो अंडर कंसिडरेशन है जयंत के। उसके अंदर मेरा जो कॉन्सेप्ट रहा है कि परिस्थितियों से हास्य, जब बात हुई, जयंत ने कहा कि हमें जो है ना फुअर हास्य नहीं चाहिए, हास्य व्यंग जो परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, कुछ इस किस्म का लिख के हमें लिखना चाहिए। तो मेरा जो उपन्यास मैंने उनको सबमिट किया हुआ है वो उन्हीं पे है, कि आदमी के जीवन में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि दूसरे को हंसी भी आती है और खुद वो शर्मिंदा भी होता है। और हास्य और व्यंग परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। तो मेरा प्रयास हो रहा है, वो जयंत जी के पास अंडर कंसिडरेशन है। और प्रेम के अंदर भी मुझे अच्छा लगता है लिखना। और मतलब मैं किसी एक विधा में बंध के नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैं पढ़ता सब हूँ। और जब से मैंने कॉलेज टाइम से पढ़ना चालू किया तो लगभग हर विधा पढ़ी मैंने, हर राइटर को पढ़ा, क्लासिक राइटर जो पुराने हैं, स्टेब्लिश हैं, उनको भी, और अभी फ्लाई ड्रीम है, इनके भी सभी राइटर्स को पढ़ा है। नर्मदा जी की बात करूं मैं, इनकी जो शरद का चांद है मैंने 3 बार पढ़ी। अब शायद इनको भी नहीं पता होगा, सबसे पहले मैंने इनकी किताब का रिव्यू दिया था जयंत को कि इनको छाप दो। हाँ जी जी, उन्होंने मेरे आपको को मैंने किताब उन्होंने मुझे किताब भेजी थी कि ये पांडुलिपि आई है, इसको पढ़ो। उसके बाद फिर किंडल पे पढ़ी, उसके बाद फिर ये जब पेपर बैक आया तब पढ़ा। तो ऐसे ही हॉरर में अब इन्होंने, देवेन भाई ने चुड़ैलों की घाटी लिखी, जो पहली किताब थी उनकी। मैं मसूरी काफी आता जाता रहा हूँ और मेरा हिल स्टेशन पसंदीदा हिल स्टेशन है, लेकिन मैं आज तक चुड़ैलों की घाटी नहीं गया और मुझे मालूम भी नहीं था। ये तो मुझे किताब पढ़ के पता चला कि वहां पे एक जगह का नाम है जहाँ पे चुड़ैलें मिलती है। हालांकि मेरी कई कहानियों में, उपन्यासों में मसूरी का जिक्र आता है और वहाँ के वातावरण का, और क्योंकि मैंने वहाँ पे काफी घूमा हूँ मैं वहाँ पे, जो उत्तराखंड है, हरिद्वार से मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, तो वहाँ जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो लिखने में मुझे हर विधा में उतना ही आनंद आता है। बस एक है कि विषय वस्तु जो है, कहानी बस दिमाग में एक बार सेट हो जाए कि इस पर लिखना है। विधा मुझे कोई तकलीफ नहीं देती कि भाई ये विधा है। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, जो भी मिलता है, कि हमें अलग अलग विधाओं में पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मानसिक जो विकास है हमारा, जो माइंड जैसे कहते हैं ब्रॉड होता है, वो जब तक हम अलग अलग राइटर्स को और अलग अलग विधाओं को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी जो बौद्धिक विकास है मस्तिष्क का, वो उतना होता नहीं है। अगर हम किसी एक विधा के अंदर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उससे अच्छा है कि, क्योंकि देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम देखिए दिन में 3 टाइम का हमारा लंच होता है, खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम कभी भी रिपीट नहीं करते एक चीज को। और नाश्ता और डिनर भी हम रोज अलग अलग ही होता है। आज एक दाल खाई है, कल दूसरी सब्जी खाई है, परसों हम कुछ और चीज बनाएंगे। तो उस हिसाब से पढ़ने वाले अक्सर शिकायत करते हैं कि एक ही विधा हमें पसंद है। तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि बाकियों को भी पढ़ो, नए लेखकों को भी पढ़ो, साथ में जो पुराने हैं उनको भी पढ़ो। जब हम उनको पढ़ते हैं तो लिखने का स्टाइल जो है ना, हमें पता चलता है कि वो कैसे लिखते थे, किस विधा में लिखते थे और कैसे लिखते थे। उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। मैं तो सभी लेखकों को कहता हूँ, मैं पाठकों को भी, आप पढ़िए, खूब पढ़िए। और अगर मैं दिखाऊं अपनी, तो मैं लाइब्रेरी छोटी सी है मेरी, हर विधा की माइथोलॉजी भी पढ़ता हूँ मैं। हालांकि मेरा लिखने का है कि मैं उसमें कभी हिस्ट्री बेस उपन्यास लिखूंगा और माइथोलॉजी बेस भी लिखूंगा। मैंने एक हिस्ट्री बेस उपन्यास चालू किया है, वो एक लिख के मैंने खत्म कर दिया, लेकिन उसको मैंने एडिट करके एक्सपेंड करना है।
वो अभी थोड़ा मिथिलेश जी ने काम फंसा रखा है ऑडियो बुक्स पे, उससे फ्री होके फिर मैं लिखूंगा उसको। वो मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पे हिस्ट्री बेस्ड नॉवल लिखने का। तो सर आपका ये ड्रीम प्रोडक्ट कब तक हम पाठकों के बीच में होगा? मुझे लगता है अगर मैं लिखना चालू करूं तो 1-1.5 महीने में मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। फिर जयंत जी के ऊपर है वो कितनी जल्दी लाते हैं। जी लेकिन इसमें हो सकता है 6 महीने लग जाए, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी उसे खत्म भी नहीं किया है। हालांकि मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, उसमें मैंने कुछ चैप्टर और ऐड कर, जो कि मैंने नोट करके रखे हुए हैं अपनी डायरी में। मैंने इनको विस्तृत करना है और इनकी एडिट करना है। वो मेरा सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। और बच्चों का जो बाल साहित्य है उसमें मैंने सिर्फ लघु कथाएं ही लिखी हैं अभी, और उस पे भी काम बहुत होना बाकी है, जो कि फ्लाई ड्रीम का भी है कि हमें बाल साहित्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन अफसोस ये है कि बाल साहित्य पे लिखने वाले लेखक बहुत कम हैं आज के टाइम। और मैंने भी सोचा है कि उस पर मैं लिखूं, हालांकि छोटी छोटी कहानियां, लेकिन इतनी कहानियां नहीं है कि उनका कोई संग्रह बन सके। दिव्यप्रसाद जी, शोभा शर्मा मैम जानना चाहती हैं कि हॉरर लिखने की बेसिक आधार क्या है? ये बताइए, किस तरीके से जो हॉरर लिखना हम शुरू करते हैं तो किस तरीके से उसकी बेसिक जो ड्राफ्ट हो किस तरीके से तैयार किए जाए, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए? सर माइक ऑफ है आपका। सॉरी। सबसे पहले जैसे मनमोहन सर ने बताया, विषय वस्तु सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद ये क्या है कि हॉरर में भी कई सारा वर्गीकरण रहता है। जैसे हम बात करें तो एक्शन हॉरर है, थ्रिलर हॉरर है, और एक कंप्लीट हॉरर है। तो आप किस तरीके से लिखने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, पहले तो खुद को ये मतलब देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जब कहानी स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि मैं तो स्टार्ट करता हूँ रियल हॉरर स्टोरी। तो उसमें क्या है कि मैं जिस घटना मतलब जिस व्यक्ति के साथ घटित होती है उनसे मिलता हूँ, फिर उनका इतिहास भी जानता हूँ, फिर उस इतिहास से जुड़ी कोई घटनाएं हैं तो उसको फिर अपने तरीके से ड्राफ्ट तैयार करता हूँ मैं। 4 तरीके से मतलब 4 पार्ट में तैयार करता हूँ। एक स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में क्या होना है, मतलब स्टार्ट हमें कैसे करना है कहानी का, जो पाठकों को बांध के रख सके। क्योंकि क्या होता है कि हम यदि कहानी कितनी भी अच्छी हो, यदि शुरू से हम बांध नहीं पाए पाठकों को, तो क्या है कि फिर वो लास्ट तक जुड़े नहीं रहते पाठक। और आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी का हमें अंत क्या करना है, किस तरीके से अंत करना है। फिर एक जो बीच वाला पार्ट आता है क्लाइमेक्स का, मतलब कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पाठक को लगे यार ये तो वही स्टोरी चल रही है। यदि मैं बात करूँ हॉरर की तो वही संत ओझा आएंगे और मतलब लास्ट में ये मुक्ति पा जाएगी, तो ऐसा नहीं हो, कुछ अलग हो। तो क्लाइमेक्स क्या हो स्टोरी की, वो अपने मतलब पॉइंट जरूर नोट करके रखें। इस तरीके से है मतलब कि अपने जो जो भी पॉइंट्स हो तो वन लाइनर में लिखें जरूर, उसको ड्राफ्ट में तैयार करके रखें। नमता जी, आपकी जो पुस्तक है समर संख, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरीके से इसको आपको लिखने का विचार आया? और जब आप लिख रही थी तो उस दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? और जो आपकी वो किताब लिखने की और प्रकाशित होने की जो पूरी जर्नी रही, फ्राइडिंग पब्लिकेशन जुड़ के फ्राइडिंग पब्लिकेशन ने किस तरीके से सहयोग किया और किस तरीके से आपने उस किताब को लिखा, और पूरा जो आपका सफर रहा प्रेरणा मिलने से लेकर लिखने तक और लिखने से फिर छपने तक? प्रेरणा से था, डिफरेंट लिखना चाहती थी। मैथोलॉजी मेरी सबसे मतलब फेवरेट विधा यही है। वैसे सारी हैं पर मैथोलॉजी बहुत पसंद है मुझे, पढ़ना भी लिखना भी। तो आगे जैसे आने वाले समय में मैथोलॉजी मतलब और बुक्स आ सकती हैं। तो समर संख ये तो बहुत डिफरेंट है, थोड़ा अलग लिखना चाहती थी। मैथोलॉजी से बहुत सारे लिखे गए हैं, कई भगवान को मेन कैरेक्टर बना के लिखे गए हैं। तो मैं भी ऐसे लिखना चाहती, कुछ अलग लिखूं। तो ये गरुड़ और नाग की जो दुश्मनी है उन पे है ये, और इससे पहले इस पे नहीं लिखी गई है जहाँ तक मैंने मतलब मैथोलॉजी बुक्स पढ़ी हैं। तो अभी इस पे लिखी नहीं गई, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी दिमाग में आई और एक लिखना शुरू किया। फिर आगे कहानी बढ़ती गई, मतलब पहले तो शॉर्ट स्टोरी से बढ़ते बढ़ते 400 से ज्यादा नावल तैयार हो गई। अच्छी अच्छी नावल लोगों को पसंद आ रही है। बस प्रेरणा यही, लोगों को पसंद आ रही तो अच्छा लग रहा है। आगे भी लोग कह रहे हैं कि आगे आप और ऐसी बुक्स
ले आइए तो और अच्छा लगता है कि हाँ अब और बेहतर मैं लिख सकती हूँ। मैथोलॉजी एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट था कि देखते हैं लोग पसंद आता है, और बहुत पसंद आया लोगों को। जो भी पढ़ रहा है तारीफ कर रहा है, तो अच्छा लगता है कि कुछ अलग लिखने की कोशिश किया और लोगों को पसंद आया। मनमोहन जी, विकास नैनवाल जी जानना चाहते हैं कि आपने एक उपन्यास, लघु उपन्यास कुछ नहीं लिखा था, जो कि लोकप्रिय उपन्यासों में से सामाजिक उपन्यास कहे जाने वाले उपन्यास की याद दिलाता था। क्या ऐसे सामाजिक उपन्यास आप आगे भी लिखेंगे, और अगर लिखेंगे तो कब तक वो पाठकों के बीच में होंगे? कुछ नहीं, जो एक लघु उपन्यास था उसको मैंने एक विस्तृत करके पूरा उपन्यास बना दिया है, और वो जयंत जी की टेबल पे है। क्योंकि पहले वो शायद 60 पेज का था, अब वो तकरीबन 150 पेज का संपूर्ण उपन्यास आएगा। और मुझे लगता है वो महीने डेढ़ में पाठकों के बीच में होगा। उसमें कुछ सजेशन जयंत जी ने दिए थे जो पाठकों से मिले थे, उनको सबको ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं का जो सेकंड एडिशन है वो जल्द ही आप सबके बीच में होगा। और ऐसे जो उपन्यास हैं वो आगे भी आएंगे। मैं क्या कहते हैं लिख के रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास अभी पब्लिश नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिख कर कई उपन्यासों का लिखा हुआ है जिसके अंदर सामाजिक प्रेम है, ऑफिस से रिलेटेड भी है, और लव जिसे कहते हैं, धोखा, घृणा, नफरत, प्रेम, परिवार, उसमें सब जो सम्मिलित होगा। उसमें मैंने एक दो उपन्यास लिखे हुए हैं, उनको बस फाइनल करना है, मैंने फाइनल एडिट करना है। मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के रखे हुए हैं। वो कुछ अभी क्या हुआ कि मिथिलेश जी के साथ मैं जुड़ गया कुछ ऑडियो लिखने में। अब उनकी ऑडियो बुक्स लिखी तो तो ये जो है ना वो काम पेंडिंग हो गया। तो अब अगले महीने से वो सारा जो पेंडिंग काम है ना उनको पूरा करना है। वो जल्दी बीच में आएंगे, दो तीन उपन्यास हैं मेरे, वो आएंगे आपके पास, जिसके अंदर हास्य व्यंग भी होगा और सामाजिक प्रेम, परिवार, एक जो सामाजिक मूल्य हैं हमारे, जो हिंदू और भारतीय संस्कृति के जो स्तंभ है ना उनके इर्द गिर्द मैंने लिखा है। वो जल्दी आपके पास आएंगे सब। तो दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए एक बड़ी ही अच्छी सुखद सूचना है कि जल्द ही कुछ और उनके पसंदीदा उपन्यास, उनकी पसंदीदा जॉनर के उपन्यास आएंगे। देव प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो फ्लाइडिंग पब्लिकेशन है, आप लंबे समय से फ्लाइडिंग पब्लिकेशन जुड़े हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं, तो फ्लाइडिंग पब्लिकेशन किन किन विधाओं पर काम करता है, और कौन कौन से जॉनर की किताबें फ्लाइडिंग पब्लिकेशन ने प्रकाशित की हैं? दुबे जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी अब तक मेरी 10 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से 4 किताबें तो फ्लाइट ड्रीम्स से आई हैं। बाकी 6 जो किताबें हैं वो एंथोलॉजी या साझा संग्रह कह सकते हो उन्हें। तो वो जो किताबें हैं मैंने उनका कभी जिक्र नहीं किया, वो इसलिए कि जब उन किताबों को मैं हाथ में लेता हूँ तो उनकी गुणवत्ता ये वगैरह जब देखता हूँ तो मुझे मतलब देख के लगता है कि मतलब एक बार दे दिया बस छपने से मतलब वाली सीन हो जाता है। लेकिन मैं फ्लाइट ड्रीम्स की बात करूँ कि इनके पास अभी इतनी ज्यादा वैरायटी है कि मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं फ्लाइट ड्रीम्स में मतलब अपने आप को एक तरह से पाठक ही समझता हूँ, क्योंकि जो भी नई किताबें आती हैं मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूँ कि कौन सी नई जॉनर में किताबें आ रही हैं और मुझे सबसे पहले मंगानी है। और मैं अक्सर ऐसा करता भी हूँ, और न केवल मंगाना, पढ़ता भी हूँ उसे। तो जहां तक मैं जानता हूँ उनके हैं जो मैं नाम बताता हूँ सीक्वेंस में। इनका एक्शन है, एक्शन एडवेंचर है, एक्शन हॉरर, फिर आर्टिकल कलेक्शन है, चिल्ड्रन फैंटेसी और क्राइम थ्रिलर, फैंटेसी और हॉरर भी है इनका, प्ले, पोएट्री, रोमांस, सोशल जैसे कि मनमोहन जी ने लिखा है, और सुपर हीरो, सुपर हीरो पे भी है। तो काफी सारे यहाँ पर हैं मतलब, और कुछ मैं भी लेकर आने वाला हूँ फ्यूचर में, जो अलग अलग 4 जनर में मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके टाइटल मैं अभी बाद में बताऊंगा, जिसमें सबके अभी आधे आधे स्टोरी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि फ्लाइट ड्रीम्स
अब तक का मुझे पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ, तो अब तक का सबसे बेस्ट पब्लिकेशन रहा है। मतलब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी पाठक से भी पूछ सकते हैं जिन्होंने उनकी किताब मंगवाई हो। तो बात करें हम उसके कवर से लेकर टाइटल की, मतलब A to Z मतलब लाजवाब है। मतलब किताब हाथ में आते ही दिल खुश हो जाता है, लगता है कि हाँ, हमने कुछ चीज मंगाई है, ये मतलब कलेक्शन में रखा जा सकता है पढ़ने के बाद, किसी को देना नहीं। नमता जी, जैसा कि आज हमारे साथ 3 लेखक जुड़े हुए हैं, मनमोहन जी दिल्ली से, देव प्रसाद जी देहरादून से और आप इलाहाबाद से। तो अलग अलग जगह के तीनों लेखक हैं, लेकिन आप जो हैं इन दोनों लेखकों में से सबसे नई है फ्लाई ड्रीम के लिए। तो एक चीज जो मैंने देखी, अधिकतर हर प्रकाशक के जो प्रकाशन हाउस के लेखक होते हैं वो इस चीज को लेकर कहते रहते हैं कि जो प्रकाशन हाउस है वो केवल अपने पुराने स्थापित लेखकों को बढ़ावा दे रहा है, पुराने लेखकों को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, नए लेखकों को उतना प्रमोट नहीं कर रहा है। तो क्या फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन भी इसी तरीके का पब्लिकेशन है कि केवल मनमोहन जी को प्रमोट कर रहा है, आपको प्रमोट नहीं कर रहा है? और अगर प्रमोट करता है तो किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट करता है? सर प्रमोट तो बहुत अच्छा मुझे, जब मैंने अपनी स्टोरी भेजी थी तब से लेके जब बुक पब्लिश हुई तो हाथों हाथ मतलब लिया मिर्जेश सर ने और जयंत सर ने, और प्रमोट करने के कई सारे टिप्स मुझे बताए। हालांकि मैं उतना नहीं कर पाई, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा मतलब जयंत सर मिथिलेश सर ने किया प्रमोट। और मेरे जो साथ मतलब मनमोहन सर ने बहुत प्रमोट किया, देवेंद्र सर ने भी बहुत बहुत प्रमोट, सभी मतलब साथी लेखक जो हैं इन सभी ने बहुत हौसला बढ़ाया मेरी बुक को लेके, कि बहुत बधाई दी। इतना इतना अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं नई राइटर हूँ, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे प्रमोट किया जाएगा मुझे। और आज भी प्रमोट हो ही रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। हर 8-10 दिन में फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे मेरी बुक को लेके कुछ ना कुछ जैन सर और मिथिलेश सर मतलब प्रमोशन कर ही देते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ मनमोहन सर या देव जी से कुछ मतलब डिफरेंट ऐसा, और जो नए राइटर भी आ रहे हैं उनको भी मतलब उतना ही मिल रहा है प्रमोशन जितना मनमोहन सर को और बाकी शोभा मैम ये सब पहले के राइटर हैं। तो सर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि प्रमोट कर रहे हैं पुराने लेखकों को, नए को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। मतलब कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ बराबर समरसता का बिल्कुल व्यवहार किया बिल्कुल जाता सब बराबर, आज तक बिल्कुल वैसे हाथों हाथ ले रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में था आज भी वही मतलब जारी है, कायम है। है। मनमोहन जी, कई सारी विधाएं ऐसी हैं, आप जैसे कि साहित्य से जुड़े रहे हैं बहुत समय से, और एक लंबा आपने अरसा साहित्य का देखा, और आज भी आप साहित्य से जुड़े हैं। तो कई सारी आपने विधाएं देखी होंगी जिन पर पहले काम होता था, अब काम नहीं हो रहा है, आपको लगता होगा कि इन विधाओं पर काम होना चाहिए। ऐसे कई सारे जॉनर हैं जिन जॉनर पर काम नहीं हो रहा है, कई सारी विधाएं और जॉनर विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी विधाएं और जॉनर है जिन पर काम कम हो रहा है और उन पर काम होना चाहिए, इन जॉनर की किताबें आनी चाहिए और उन विधाओं की किताबें आनी चाहिए? एक तो जो विधा लुप्त हो रही है, जो मैं समझता हूँ, है नाटक। आजकल नाटक नहीं लिखे जाते। किताबों में हम उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन नाटक शैली में उपन्यास या कहानी लिखने की जो कला है वो नए लेखकों में नहीं। ये मुझे लगभग लुप्ती नजर आ रही है। और दूसरा कि बाल साहित्य में भी बहुत कम लेखक हैं जो कि आगे आ रहे हैं। नए लेखकों की अगर बात करूं, पुराने तो लिख रहे हैं, लेकिन नए लेखकों की बात करूं तो बाल साहित्य में, जो कि मैं 2 किस्म की श्रेणियों में उनको डालता हूँ। एक तो 7 साल से 12 साल के बच्चे जो कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनकी रुचि की, और उसके बाद फिर 13 से 17-18 साल की जो टीनेज की उम्र होती है, उनका टेस्ट अलग होता है। तो उनके लिए साहित्य लिखना, क्योंकि हम एडल्ट साहित्य तो हम पारिवारिक और बड़ों के लिए तो हम लिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए लिखने के लिए खास तौर से मैं देखा है कि बहुत लेखक कम ही है, ना के बराबर है। और फ्लाई ड्रीम तो हालांकि इसमें से एक जो है बाल साहित्य को, तो उनका एक मोटो है कि बाल साहित्य को हमने आगे बढ़ाना है। एडवेंचर बाल, उन्होंने कई किताबें भी पब्लिश की हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनका एफर्ट्स। जी सर। तो मतलब आप नए जो लेखक हैं लिख रहे हैं, तो
उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे, कौन से विधाएं या जॉनर हैं जिन्हें वो पकड़ के उन पे लिखें, उन पे काम करें? कि सबसे पहले तो जो भी नया लेखक आता है उसका एक कंफर्ट जोन होता है कि वो किसके अंदर लिख सकता है, तो शुरुआत तो वहीं से करे। जैसे शुरुआत मैंने भी सामाजिक से की थी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रेम और हास्य और अपराध, हालांकि सब मैंने विधाओं में, हॉरर, धीरे धीरे मैंने अपनी कलम चलाई। जैसे जैसे विषय वस्तु मुझे मिलती गई मैं नोट करता गया और फिर मैंने उनको आगे बढ़ाया। और आज भी कोई विषय वस्तु मुझे पसंद आती है, चाहे किसी भी विधा की हो, मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ कि इस सब्जेक्ट पे और इस पॉइंट पे मैंने लिखना है। तो अब अगर वो, ये तभी संभव है कि जब लेखक एस्टेब्लिश और नए राइटरों को बराबर पढ़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि लिखने की जो विधा है वो एक ऑल टुगेदर बहुत अलग है। पढ़ने तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैंने 2006 से लिखना चालू किया, हालांकि पढ़ तो मैं कॉलेज टाइम से ही रहा था। तो 2004 में पहली बार मैंने कलम उठाई कि अब लिखना है, लेकिन 2 साल तक मैं कुछ नहीं लिख सका। हम पढ़ते हैं, मैं इतना पढ़ता था, लेकिन फिर भी लिखूं कैसे, कि पहला सेंटेंस कैसे लिखना है, पहली कहानी कैसे लिखनी है, लिखने में मुझे 2 साल लग गए। फिर 2 साल के बाद मुझे उसका फल अच्छा मिला। मुझे फिर दिल्ली प्रेस में प्रतियोगिता थी, तो पहले वो वार्षिक प्रतियोगिता करते थे, तो उसके अंदर 2006 में मेरी एक कहानी सिलेक्ट हुई थी, सेकंड प्राइज मिला। एक और कहानी सिलेक्ट हुई, मैंने 3 भेजी थी, 2 सिलेक्ट हो गई, एक रिजेक्ट हो गई। तो वहां से मुझे लिखने का जो है ना हौसला मेरा बढ़ता गया, फिर मैं लिखता गया। तो मैं मानता हूँ कि पहली कहानी जो आदमी है, जो मुझे खुद 2 साल लग गए थे लिखते लिखते कि मैं क्या लिखूं, कैसे स्टार्ट कैसे करूं। पढ़ना बड़ा आसान होता है लेकिन लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं तो सबको कहता हूँ कि आदमी खूब पढ़े, जितना पढ़ेगा लिखने में आसानी होगी। दिव्य प्रसाद जी, शोभा शर्मा मैम जानना चाहती हैं कि फ्राइडिंग पब्लिकेशन से जो आपकी किताबें आई हैं, तो उन पे वेब सीरीज का जो काम चल रहा है, तो वो वेब सीरीज हम पाठकों के और के बीच में कब तक आएगी? हम लोग कब दर्शक बन के उन वेब सीरीज को देख पाएंगे? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी पिछले महीने मेरे डायरेक्टर से बात हुई थी, जो मुंबई के ही हैं। तो अभी काम उस पर भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये है कि मुझे अब कब बुलावा आता है उसका मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे इतना कह दिया कि काम शुरू कर चुके हैं और कुछ गाने वगैरह में लिखने की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे सजेशन मांगा था, यदि मैं किसी ऑथर को जानता हूँ जो गाने लिखते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली आपको पता ही होगा, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल जो मेरी नॉवेल है उस पर वेब सीरीज बन रही है। तकरीबन उसको 60 लाख लोगों ने मतलब उसका ऑडियो सुना हुआ है। तो 2 साल तक पॉकेट एफएम पे नंबर 1 शो था हॉरर में। तो उस पर अब ये लगाई कि हॉरर मूवी हो या वेब सीरीज हो तो उसमें गाने किस टाइप के होंगे। ये सोच के भी मतलब कभी एक्साइटमेंट लगता है कि यार हॉरर मूवी या हॉरर वेब सीरीज में किस तरह के गाने होंगे। तो ये चीजें मैंने उनसे डिस्कस किया था, मैंने कुछ के नाम सुझाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब काम जब शुरू हो चुका है तो ज्यादा देर नहीं होने वाली है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुरंत अपडेट करूँगा। जयश्री गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि आप लोग लिखने का समय निर्धारण कब करते हैं और कैसे करते हैं? जयश्री जी, अगर आप एक बात निर्धारित करते हैं कि किस लेखक से आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 लोग हैं जिनसे हम पूछ सकते हैं, तो एक कृपया आपसे निवेदन रहेगा कि आप बताएं आप किससे जानना चाहती हैं, जब तक कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कोई पाठक या दर्शक जानना चाहे, कोई भी सवाल पूछना चाहे तो कमेंट में छोड़ सकता है, हम लोग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नमिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 किताबें आपकी फ्लाइडिंग से प्रकाशित हुई हैं, इसके बाद अब जी। तीसरी किताब आपकी कब तक पाठकों के बीच में होगा? क्योंकि जब हम लोग इस सेशन की तैयारी कर रहे थे तो जैन जी ने बताया कि पाठकों के बीच में एक अलग ही उमंग है कि नम्रता जी की किताब कब आ रही है। जो भी पाठक हैं वो पूछते रहते हैं कब आ रही है किताब, तो कब इंतजार पाठकों का खत्म होगा? सर अभी तो एडिटिंग चल रही है, बस इस महीने
महीने के एंडिंग में सोच रही हूँ मैं सर को, जैन सर को भेजूँ, फिर उसके बाद उनका काम है, पसंद आए फिर आगे एडिटिंग में और क्या करना है, बुक कवर और क्या सब तो उन्हीं पे होगा। तो जब तक वो मतलब इस महीने नेक्स्ट मंथ तक मतलब उनके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद उन पे है सब, देखिए कब तक आता है। तो ये है कि इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर हो सकता हो आ जाए। जी। जैसे गुप्ता जी ने जवाब दिया है कि मैं सभी से जानना चाहती हूँ कि आप लोग लिखने का समय कैसे निर्धारित करते हैं, कब और किस तरीके से आप लोग लिखते हैं? मैं तो देखिए, मेरी अब रिटायर्ड लाइफ है, तो मेरे पास समय ही समय है। मेरा तो पूरा जो समय दिन है वो पढ़ने और लिखने में ही जाता है। घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद मेरे पास तो कम से 2-3 घंटे मैं पढ़ता हूँ, 3-4 घंटे मैं लिखता हूँ। मेरा तो दिन ऐसे ही पास होता है। लेकिन मैं दिन में ही सुबह और शाम को लिखता हूँ, दोपहर को भी, क्योंकि मैं रात को नहीं लिखता, क्योंकि पुरानी आदत है कॉर्पोरेट लाइफ सर्विस के दौरान सवेरे 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो मैं आज भी 10-10:30 बजे सो जाता हूँ, सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ। लिखने का मैं मतलब सुबह, दोपहर को और शाम को, मतलब अलग अलग जब भी मुझे मतलब होता है कि मैं लिख लेता हूँ। उसमें कुछ पढ़ लेता हूँ और कुछ लिख लेता मेरा टाइम है दोपहर है लिखने का, 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम। जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं उसमें मुझे टाइम मिलता है, उस समय मैं लिखती हूँ। और फिर उसके बाद रात में 10 बजे से लेके 11 बजे तक यही टाइम है मेरा लिखने का। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक चारों हॉरर स्टोरी लिखी हैं, तो मुझे माहौल बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अब तक जितनी स्टोरी लिखी हैं या अभी भी लिखता आ रहा हूँ, तो रात को 11 से 2 ढाई बजे के बीच ही लिखता हूँ। उस टाइम क्या होता है कि एकांत वातावरण होता है और जिस तरीके की मानसिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही माहौल मिलता है। और मैं खिड़कियाँ वगैरह खोल के रखता हूँ, ताकि क्या, क्योंकि कोई भी स्टोरी हो तो अपने ऊपर इमेजिन करके लिखने में अलग ही मज़ा आता है। मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कोई थर्ड पर्सन ना हो के स्वयं मैं अपने आप को मानता हूँ। मान लीजिए मैं किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँगा, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा हो, कि मेरे पीछे से कोई चल तो नहीं रहा, या इधर कहीं आसपास से आवाजें आ रही हैं झाड़ झंकारों से, तो किस तरीके से मतलब मैं, मेरी क्या प्रतिक्रिया होंगी, इस तरीके से मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। तो मैं चीजें लिखता हूँ, तो फिर अलग ही मजा आता है। उस कहानी लिखते वक्त लगता है मैं खुद जी रहा हूँ। तो मुझे रात का टाइम भाता है, रात को 11 से 2 ढाई बजे के आसपास। दिव्या जी, मैं पर्सनली जानना चाहूंगा कि जब आप, ऐसा होता है कि रात में लिख रहे होते हैं, तो किस तरीके से वो होता है, मतलब किस तरीके की भावना होती है? क्या है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, सौरभ कुदेसिया जी हैं लेखक, उनकी किताब है, उनकी एक सीरीज है महाभारत पर, आह्वान, स्तुति और आहुति, और उसका भी नया पार्ट पार्ट जो है अग्निहोत्र आया है। तो मैं उनकी किताब का जो पहला पार्ट था, जब आह्वान पढ़ रहा था, तो उसमें एक पात्र था। तो पात्र क्या था, पूरे काले लबादे वाले कपड़े, पूरे मतलब एक तरीके से आप चोला कह लें, चोगा पहने रहता था, उसकी आंखें जलती थी, ठीक है, और आंखें को लाल लाल चमकती थी, और वो एकाएक आके कहीं भी हमला कर देता था। अब मैंने रात में वो किताब लगभग 2 या 3 बजे खत्म की। उसके बाद मैं उस किताब को पढ़ने के बाद लाइट बंद कर जैसे ही लेटा, तो सामने एक तो जो इंडिकेटर होता है लाइट का, वो जल रहा था, और दूसरी उसी के बगल में एक लगा था मोर्टिन, मोर्टिन की लाइट, रेड लाइट, दोनों रेड लाइट ऐसे जल के ऐसे दिखा रही थी जैसे किसी की आंखें चमक रही हो। तो मुझे बहुत डर लगा उस होने समय दे। पर, मतलब वैसे मैं डरता नहीं हूँ लेकिन डर गया। तो ऐसा ही कोई घटना आपके साथ हुई लिखते समय, कि रात में आप लिख रहे हैं और कहीं से आवाज आई हो सर, और आप एकदम डर गए हो? तो ऐसा कुछ घटना अगर आपके साथ हुई तो प्लीज वाइड स्कूल। घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैं उस वक्त क्या है कि मैं तुरंत बाहर निकल के जरूर देखता हूँ, क्योंकि वहम को दूर करना ही सही होता है। तो मोस्टली मुझे तो हवाओं का ही कमाल लगा, मतलब हवाएं बहती हैं तो खिड़कियों का वैसा होना। बाकी आप जब लिखने बैठ जाते हो, तो फिर वो क्या है कि जैसा मैंने बताया कि वो माइंड सेट हो जाता है कि ये स्टोरी अब कंप्लीट किए बिना हटना नहीं है। और जो फ्लो चलता रहता है ना, तो आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। मतलब लगता है कि बस
इस कहानी से जुड़ गए हैं। और जैसा मैंने खुद बताया कि वो पात्र को मैं खुद ही समझता हूँ, जो पात्र वो कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो जिस तरीके से जुड़ जाता है ना पात्र, तो कहानी जिस तरीके से चलती है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो उस तरीके की घटनाएं तो अभी हुई नहीं है, अब मैं चाहूंगा भी नहीं कि कुछ वास्तविक घटनाएं इस तरीके की हों। जी, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने तमाम विधाओं के बारे में जाना कि इसकी मनमोहन जी ने बताया कि किन विधाओं पर काम होना चाहिए। नाटक विधा को उन्होंने विशेष रूप से विशेष गौर भी दिया है कि इस विधा के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, इस विधा पर पाठक जो लेखक हैं वो काम करें। और बाल साहित्य के ऊपर उन्होंने कहा है, बाल साहित्य के ऊपर हालांकि फ्लाइट में अच्छा काम कर रहा है। और हमने देव प्रसाद जी से भी हॉरर के बारे में जाना, नम्रता जी से जाना कि उनकी जो किताब है माइथोलॉजी वो लिखती हैं, तो किस तरीके से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली और किस तरीके से इसको उन्होंने सबसे अलग लिखा और भी कब किताब आएगी। दूसरी चीज हमने जाना कि फ्लाइट ड्रीम कहीं अपने लेखकों में भेदभाव तो नहीं करता है, तो इसका भी जवाब नम्रता जी ने हमें दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी। शुक्रिया। नमस्ते मनमोहन सर। शुक्रिया। नमस्ते जी।